दोस्तों आज जिस एनिमे को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें इतना दर्द है जो शायद ही किसी और एनिमे मूवी में होगा। जिस एनिमे की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज और ये एनिमे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और मोस्ट फेमस गिबली स्टूडियोज ने इस एनिमे को प्रोड्यूस किया है। दोस्तों इस एनिमे को देख के आप बहुत ज्यादा रोने वाले हो, कमजोर दिल वाले हो तो इस एनिमे को देखना ही मत। इस मूवी को IMDb में दिए हैं 8.5 स्टार्स, माय एनिमलिस्ट में भी इसे दिए हैं 8.5 स्टार्स और रॉटेन टोमेटोज पे इसका 100% का ऑडियंस स्कोर है। दोस्तों 1988 की इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है इसाओ ताकाहाता ने। इस एनिमे मूवी के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान में हुए USA के अटैक्स की वजह से जो लोगों को सफरिंग्स हुई उसकी कहानी है। बेसिकली ये कहानी एक भाई और उसकी एक छोटी बहन के अराउंड रिवॉल्व होती है और मूवी में इस वॉर की वजह से हुई उनकी सफरिंग्स को बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाया गया है। ये मूवी एनिमेटेड वॉर फिल्म्स में टॉप पे आती है। तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस रूह काम देने वाली एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसने एक यूनिफॉर्म पहनी होती है और उस पर रेड लाइट पड़ रही होती है। ये लड़का कहता है कि 21 सितंबर 1945 को वो मर गया था। दोस्तों इसका मतलब यूनिफॉर्म पहना लड़का एक स्पिरिट यानी आत्मा है। ये स्पिरिट एक तरफ देखता है और वहाँ एक लड़का नीचे बैठा होता है। इस लड़के की बॉडी बहुत वीक होती है और इसने कपड़े भी फटे हुए पहने होते हैं। नीचे बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि वही है जो मर चुका है। दोस्तों इसका मतलब ये स्पिरिट वो सब देख रहा है जो उसके साथ अभी तक हुआ और वो कैसे मरा। दोस्तों अब मैं यहाँ से स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और अब मैं स्पिरिट का जिक्र एक्सप्लेनेशन के लास्ट में करूंगा। हम देखते हैं कि ऐसी हालत में नीचे पड़े लड़के को देख के आसपास के लोग उसे चिढ़ते हैं और दूर होने लगते हैं। वो लड़का वहीं नीचे लेट जाता है और उस पे मक्खी भिनभिना रही होती है। ये लड़का एक नाम लेता है जो सेत्सुको होता है। ये एक्चुअली में एक स्टेशन में होता है और इसके साथ कई और लड़के भी वहाँ नीचे पड़े होते हैं। इसके बाद वहाँ के सफाई कर्मचारी आ जाते हैं और एक सफाई करने वाला कहता है एक और आ गया। इनकी अधमरी आंखें ये बताती है कि ये सब मरने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है और मूवी टाइम में थोड़ा और पीछे जाती है। हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में एक एयरप्लेन्स का ग्रुप आ रहा होता है। उन एयरप्लेन्स को देख के लोग भागने लगते हैं और सायरन बजने लगता है। एक आदमी जिसने यूनिफॉर्म पहना होता है वो सबको शेल्टर्स की तरफ जाने को कहता है। आगे हम उस लड़के को देखते हैं जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दोस्तों इस लड़के का नाम सेता होता है और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे यही हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। सेता भी कुछ सामान पैक करके घर की जमीन में दफना देता है। तभी सेता की मॉम और सेता की छोटी बहन जिसका नाम सेत्सुको होता है वहाँ पे आ जाते हैं और मॉम सेता से कहती है कि वो शेल्टर की तरफ जा रही है और जरूरी सामान लेने के बाद सेता भी अपनी बहन को लेके शेल्टर की तरफ आ जाए। मॉम सेत्सुको से कहती है कि अपने भाई की हर बात मानना और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब सेता हड़बड़ाहट में सब जरूरी सामान ले लेता है और इसके साथ अपने पापा की फोटो और सेत्सुको की डॉल भी ले लेता है। इसके बाद सेता सेत्सुको को लेके वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो लड़का बाहर निकलता है और देखता है कि फाइटिंग प्लेन्स उसके शहर के ऊपर आ गए हैं और हर जगह जलते हुए बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। उन जलते हुए बॉम्ब से नीचे हर जगह जलने लगती है और हर तरफ आग फैलने लगती है। ये सब देख के सेत्सुको डरने लगती है और सेता को पुकारती है। सेता सेत्सुको को लेके वहाँ से भागता हुआ एक जगह आके रुकता है और बॉम्बिंग बंद होने का वेट करता है। सेत्सुको बताती है कि उसका एक शू खो गया है तो सेता कहता है कि उसे वो नया शू लाके दे देगा। तो इसमें सेत्सुको अपना पर्स निकालती है और कहती है कि उसके पास भी पैसे हैं। सेत्सुको पर्स उल्टा करती है और उसमें से नकली पैसे निकल आते हैं। तो ये देख के सेता कहता है कि वाओ सेत्सुको तुम तो बहुत अमीर हो। कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद वहाँ बारिश होने लगती है जिससे बॉम्बिंग रुक जाती है और बॉम्बिंग से लगी हुई आग भी बुझ जाती है। सेता चारों तरफ देखता है कि एक दो घर छोड़ के हर किसी के घर जल के राख हो गए हैं और इसमें काफी लोग भी मारे गए थे क्योंकि उनके ऊपर बॉम्ब आके गिरा था और वो वहीं जल गए। सेत्सुको पूछती है कि क्या उन लोगों का घर भी जल गया होगा तो सेता कहता है कि हाँ घर जल गया होगा लेकिन डैड इसका बदला ले लेंगे। एक्चुअली दोस्तों सेता के डैड नेवी में होते हैं। हम देखते हैं कि सब लोग अपने जले हुए घरों और रिश्तेदारों को देख के रो रहे होते हैं कि तभी एक आदमी अनाउंसमेंट करते हुए निकलता है कि सब लोग एलिमेंट्री स्कूल पहुंचे क्योंकि वहाँ पे अभी सभी लोगों के लिए फर्स्ट एड स्टेशन बना दिया है। सेता भी सेत्सुको को लेके स्कूल जाता है क्योंकि सेता को लगता है कि उसकी मॉम भी स्कूल ही गई होंगी और वो सेत्सुको को भी यही बताता है क्योंकि सेत्सुको बार बार अपनी मॉम के बारे में पूछ रही थी। सेता और सेत्सुको दोनों स्कूल पहुँचते हैं और सेता सेत्सुको का चेकअप करवा रहा होता है कि तभी एक लेडी दौड़ते हुए आ
आती है और सैता को थोड़ा अलग ले जाके कहती है कि क्या वो अपनी मॉम से मिला। दोस्तों ये लेडी शायद सैता की मॉम की फ्रेंड है। आगे वो लेडी बताती है कि सैता की मॉम काफी इंजर्ड है और सैता को इमीडिएटली उन्हें देखने जाना चाहिए। तो ये सुन के सैता अपनी मॉम को देखने जाता है। सैता एक रूम में पहुंचता है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि सैता मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद ये आदमी सैता को एक रिंग दिखाता है और पूछता है कि क्या ये रिंग उसकी मॉम की है। सैता रिंग पहचान लेता है और वो आदमी सैता को अंदर लेके चला जाता है और हम देखते हैं कि सैता की मॉम पूरी पट्टियों में ढकी हुई होती है और पट्टियों में हर जगह खून ही खून होता है। वो आदमी बताता है कि सैता की मॉम पूरी तरीके से जल गई है लेकिन उनकी सांसें चल रही हैं। तो अगर सैता किसी हॉस्पिटल में उन्हें ले जाए तो शायद उनकी जान बच जाए। सैता बाहर आता है और सेत्सुको को उस लेडी के संग खेलता देखता है। सेत्सुको के पूछने पर सैता उसे कहता है कि मॉम बीमार है और उन्हें निशिनोमिया शहर ले जाया जाएगा। सैता कहता है कि वो और सेत्सुको भी निशिनोमिया जाएंगे और वहाँ जो उनकी आंट रहती है उनके पास रुक जाएंगे। सैता अपनी मॉम की रिंग सेत्सुको के पर्स में डालता है और संभाल के रखने को कहता है। इसके बाद वो लेडी सैता को राशन ला के देती है और उसे कुछ दिन अपने साथ ही रुकने के लिए कहती है, लेकिन सैता सेत्सुको का उदास मुंह देख के वहाँ रुकने को मना कर देता है और सेत्सुको को चीयर अप करने की कोशिश करता है। सेत्सुको लगातार रोने लगती है कि उसको सिर्फ उसकी मॉम चाहिए। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। आप खुद देखोगे तभी इसे फील कर पाओगे और ऐसे कई सीन्स मूवी में आगे भी और आने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि सैता की मॉम मर गई है और उनकी बॉडी को बाकी बॉडीज के साथ जला दिया जाता है। सैता अपनी बहन को पहले ही निशिनोमिया वाली आंट के घर छोड़ आया था। अब सैता वापस निशिनोमिया जाता है और उसके घर पहुंचते ही सेत्सुको उसे पूछती है कि मॉम कहाँ है। तो सैता झूठ कहता है कि मॉम अभी भी ठीक नहीं है इसलिए अभी वो नहीं आ पाएंगी। तभी वहाँ उनकी आंट भी आ जाती है और सैता उन्हें भी यही बताता है कि मॉम अभी हॉस्पिटल में ही है। आंट कहती है कि नेवी वालों की फैमिली को हर फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे उनके वैक्यूएशन के लिए ट्रक तक आ जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैता के फादर नेवी में थे और दोस्तों वो इस वॉर में ड्यूटी पे थे। अगले दिन सैता अपने घर जाता है जो कि जल चुका था। सैता यहाँ अपना दफनाया हुआ सामान लेने आया था। सैता सामान निकालता है और उसमें उसे एक कैंडी बॉक्स मिलता है जिसमें फ्रूट ड्रॉप्स लिखा होता है जो कि कैंडी थी। सैता सारा सामान कार्ट में रखता है और फ्रूट ड्रॉप्स को अपनी पॉकेट में रख लेता है और इसके बाद सारा सामान ले जाके अपनी आंट को दे देता है। आंट सामान को देख के खुश होती है और फिर से सैता को ताना मारती है कि सब कुछ आर्मी वालों को ही मिलता है। इसके बाद आंट सैता से उसकी मॉम की कंडीशन पूछती है और फाइनली सैता बताता है कि उसकी मॉम 2 दिन पहले ही मर चुकी है और उसने ये अभी तक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर सेत्सुको सुन लेती तो बहुत रोती। ये सुनकर आंट ये सब सैता को अपने फादर को लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि सैता रात में सेत्सुको को बाहर लेके जाता है जहाँ सैता सेत्सुको को बहुत सारी फायरफ्लाइज दिखाता है। इसके बाद सैता सेत्सुको को मुंह खोलने को कहता है और उसके मुंह में फ्रूट ड्रॉप्स डाल देता है। सेत्सुको टेस्ट पहचान जाती है और फ्रूट ड्रॉप्स खा के बहुत खुश होती है। शायद ये फ्रूट ड्रॉप्स सेत्सुको की फेवरेट कैंडी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैता और सेत्सुको घर पे होते हैं और सैता बुक पढ़ रही होती है और सेत्सुको पेपर की कटिंग करके उससे खेल रही होती है। तभी वहाँ पे आंट आती है और सैता से पूछती है कि क्या उसे स्कूल नहीं जाना होता है। तो सैता कहता है कि उसका स्कूल भी डिस्ट्रॉय हो गया है इसलिए वो अब वहाँ नहीं जा रहा। तभी आंट पूछती है कि क्या सैता ने अपने फादर को लेटर लिखा कि नहीं। तो सैता बताता है कि उसने 10 दिन पहले ही लेटर भेज दिया था लेकिन अभी तक रिप्लाई ही नहीं आया है। तो आंट कहती है कि स्ट्रेंज, अब तक तो उनका रिप्लाई आ जाना चाहिए था। इसके बाद आंट जाते जाते सेत्सुको को सीजर वापस लौटाने को कहती हुई जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंट के घर सब खाना खा रहे होते हैं और आंट सबको रामेन सर्व करती है। आंट अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को सही से खाना सर्व करती है लेकिन सैता और सेत्सुको को नूडल्स छोड़ के सिर्फ पानी पानी ही सर्व कर देती है। खाना खाते समय फिर से सायरन बजने लगता है तो फिर सबको शेल्टर में जाके रुकना पड़ता है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ कभी भी फाइटिंग जेट्स आके बॉम्ब गिराने लग जाते हैं तो जैसे यहाँ पे लोगों को जरा सी भी भनक होती है कि उन पर फिर से अटैक होने वाला है तो वो सायरन बजा के चुपचाप शेल्टर में चले जाते हैं जिससे अगर बॉम्ब उन पर गिरे तो वो बच पाए। आगे हम देखते हैं कि सेत्सुको काफी परेशान होती है क्योंकि उसको शेल्टर्स पसंद नहीं है। वहाँ उसे गर्मी लगती है और उस गर्मी से उसके रैशेज होने लगते हैं। अगले दिन सैता सेत्सुको का थोड़ा मन बहलाने के लिए उसे बीच पे चलने के लिए पूछता है। सेत्सुको बहुत खुश हो जाती है और सैता के संग बीच पे जाती है। सैता और सेत्सुको बीच में काफी देर तक खेलते हैं और सैता सेत्सुको को बिना कपड़े के पानी में आने को कहता है और खुद भी पानी में चला जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि सेत्सुको के बैक पे काफी रैशेज होते हैं। सैता अपनी बनियान गीली करके सेत्सुको के रैशेज पे लगाता है जिससे सेत्सुको को थोड़ा आराम मिलता है। इसके बाद दोनों खूब मजे करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैता ने जो सामान आंट को दिया था उसमें सैता की मॉम के किमोनो होते हैं जिसके लिए आंट कहती है कि अब सैता को उन किमोनो की जरूरत नहीं है तो वो इन्हें बेच दे और इसके बदले में राइस ले आए। सैता एग्री हो जाता है और आंट उन किमोनो को लेके जाने लगती है लेकिन तभी सेत्सुको रोने लगती
कहती है कि ये किमोनो उसकी मॉम के हैं और आंट इसे कहीं ना ले जाए, लेकिन सहता उसे संभालता है और आंट को जाने देता है। फिर सहता की स्पिरिट वो टाइम याद करती है जब उन सब ने एक फैमिली फोटो क्लिक करवाई थी और उसकी मॉम ने वही किमोनो पहना हुआ था। इसके बाद आंट राइस ले आती है जिसमें से थोड़े राइस वो सहता को दे देती है, लेकिन सेत्सुको अभी भी दुखी होती है। पर सुबह खाना खाते वक्त इतने टाइम बाद सेत्सुको राइस खा के खुश हो जाती है। आंट अपनी बेटी और हस्बैंड को लंच के लिए राइस बॉल्स पैक करके देती है। ये देखे सहता सेत्सुको को कहता है कि अभी सेत्सुको खिचड़ी खा ले और लंच में उसे भी राइस बॉल्स मिलेंगे, लेकिन आंट तुरंत ही सहता को मना कर देती है कि उन दोनों के लिए राइस बॉल्स नहीं है और लंच में भी सहता और सेत्सुको को खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। आंट सहता को कहती है कि सहता को समझना चाहिए कि जो देश के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा खाना खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आंट सहता को ताने मारते हुए कहती है कि उसने सहता को राइस ऑलरेडी दे दिए हैं, सहता उसमें से शेयर नहीं कर रहा है और उसे आंट से और राइस चाहिए। सेत्सुको ये सब सुन के बोलती है कि इन राइस पे पहला हक हमारा ही है क्योंकि ये हमारी मॉम के किमोनो बेचने से ही आए हैं। तो जवाब सुनकर आंट उस पर गुस्सा होती है कि सेत्सुको का कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि आंट उनके साथ भेदभाव कर रही है। साथ ही आंट एक और ताना मारते हुए कहती है कि 2 अनाथ बच्चों के ध्यान रखने के बदले में उसे ये सब सुनने को मिल रहा है। आंट सहता को कहती है कि अगर ऐसा है तो कल से सहता और उसकी बहन अपना खाना खुद बना ले। अब से आंट की फैमिली और सहता और उसकी बहन अलग अलग खाना बनाएंगे और खाएंगे। अगले दिन सहता सेत्सुको को लेके कहीं जाता है और अपने फादर को फिर से एक लेटर लिखता है। इसके बाद सहता एक ओल्ड मैन के पास जाता है जहाँ पे वो कुछ सामान जैसे बर्तन और स्टोव खरीदता है क्योंकि अब उन लोगों को अपना खाना अलग बनाना था। अब सहता और सेत्सुको अपना खाना आंट के घर के गार्डन में बनाने लगते हैं। तो आंट की बेटी उनसे पूछती है कि क्या आंट सहता पे गुस्सा हुई थी। तो आंट कहती है कि हाँ मैं गुस्सा हुई थी, लेकिन मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे जलाने के लिए उन लोगों ने अलग कुक करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद अगले दिन सहता कुछ राइस लेने जाता है, लेकिन उसे बस 1 या 2 केजी राइस ही मिलता है और शॉपकीपर बताता है कि अगला राशन अब नेक्स्ट मंथ आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेत्सुको रो रही होती है तो सहता उसे फ्रूट ड्रॉप्स का बॉक्स देता है, लेकिन उसमें फ्रूट ड्रॉप्स खत्म हो गई होती है। तो सेत्सुको और ज्यादा रोने लगती है। सहता उस बॉक्स को हिलाता है और उसमें से आखिर की बची कुछ 2-3 फ्रूट ड्रॉप्स निकल आती हैं और साथ में कुछ टूटी हुई फ्रूट ड्रॉप भी आ जाती है। तो सेत्सुको अपनी इच्छाएं मार के वो छोटी सी टूटी हुई ड्रॉप खा लेती है और बाकी वापस बॉक्स में डाल देती है और बाद के लिए बचा के रखती है। तो दोस्तों देखा आपने, बुरा वक्त एक बच्चे तक को जीना सिखा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फ्रूट ड्रॉप्स खत्म हो गए थे तो सहता उस कैंडी बॉक्स में पानी भर देता है और सेत्सुको उस बॉक्स को शेक करके जब वो पानी पीती है तो उस पानी में से फ्रूट ड्रॉप्स का मिक्स टेस्ट आता है। दोस्तों गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग भी ऐसी ही छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। मुझे याद है कि मैं भी बचपन में जूस की बोतल में जूस खत्म होने के बाद उसमें ऐसे ही पानी डाल के शेक करके उस पानी को पिया करता था। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सहता और सेत्सुको एक शेल्टर में होते हैं और सेत्सुको कहती है कि उसे आंट के साथ नहीं रहना और उसे अपने घर जाना है। सहता कहता है कि हमारा घर जल चुका है। तभी सहता याद करता है कि वो और सेत्सुको जब पियानो बजा रहे थे तो उसमें भी आंट ने उन दोनों को ताना मार दिया था और कहा कि वो दोनों बेकार में सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं, इससे अच्छा तो उन्हें शेल्टर में जाके रहना चाहिए। सहता फ्लैशबैक से वापस आता है और सोचता है कि आइडिया वैसे अच्छा है, उन्हें सही में इस शेल्टर को ही अपना घर बना लेना चाहिए। दोस्तों ये केव टाइप शेल्टर थी, लेकिन इसे अब कोई यूज नहीं करता था और ये रिवर के किनारे थी, इसलिए सहता ने इसी केव में रहने का डिसीजन ले लिया। अब सहता और सेत्सुको अपना सारा सामान एक कार्ट में लेके उस केव तक ले आते हैं और सेत्सुको उस आंट से दूर होने के बाद बहुत खुश होती है। सहता ने कार्ट एक फार्मर से ली थी तो वो उसको कार्ट वापस करता है और पूछता है कि क्या फार्मर के पास कुछ रॉ फूड और घास फूस मिलेगा। तो फार्मर कहता है कि ज्यादा तो नहीं है पर हाँ तुम दोनों के लिए हो जाएगा। इसके बाद सहता और सेत्सुको दोनों मिलकर सामान कलेक्ट करते हैं, लकड़ियाँ भी कलेक्ट करते हैं और फिर आग जलाकर मस्त राइस बनाकर खाते हैं। सहता बताता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लोग फ्रॉग्स भी खा सकते हैं क्योंकि वो खाने लायक होते हैं। अब दोस्तों मजबूरी में तो इंसान को ये सब भी खाना पड़ सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात होती है और सहता रिवर में बर्तन धो रहा होता है तो सेत्सुको उसके पास आती है। सहता सेत्सुको को शेल्टर के अंदर मच्छरदानी में जाने को कहता है, लेकिन सेत्सुको कहती है कि अंदर बहुत अंधेरा है इसलिए उसे डर लग रहा है। सहता सेत्सुको को सुसु के लिए ले जाता है और तभी उसे आइडिया आता है कि रोशनी के लिए उन्हें फायरफ्लाइज यानी
यानी जुगनू पकड़ने चाहिए। सैता और सैत्सुको एक बाल्टी में ढेर सारी फायरफ्लाइज पकड़ के ले आते हैं और उन्हें अपनी मच्छरदानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ रोशनी हो जाती है। क्या मस्त जुगाड़ लगाया ना इन्होंने। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ कि सच में जापान में वार के टाइम वहाँ के सोल्जर्स ने रोशनी के लिए जुगनू का ही यूज किया था। सैता सैत्सुको को बताने लगता है कि उसे एक बार उसके डैड का शिप देखने को मिला था, लेकिन अपनी स्टोरी बताते बताते सैता देखता है कि सैत्सुको सो गई है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि फायरफ्लाइज की लाइफ बहुत ही छोटी होती है। लार्वा स्टेज और प्यूपा स्टेज के बाद वो सिर्फ 2-3 वीक से जी पाती है। अब मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूँ ये आप खुद आगे ही देख लीजिए। सैता सुबह उठता है और बाहर आके देखता है कि सैत्सुको मिट्टी खोद रही थी और उसके पास कई मरी हुई फायरफ्लाइज पड़ी हुई थी। सैत्सुको उन मरी हुई फायरफ्लाइज को जमीन में दफना रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वार में मरे हुए लोगों को एक साथ दफनाया और जलाया जा रहा था। सैत्सुको कहती है कि फायरफ्लाइज इतना कम क्यों जीती हैं। साथ ही सैत्सुको बताती है कि वो इन फायरफ्लाइज को उनकी ग्रेव दे रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी उसकी मॉम भी अपनी ग्रेव में है। ये सुनकर सैता हैरान हो जाता है कि सैत्सुको को मॉम की डेथ के बारे में कैसे पता चला। तभी सैत्सुको बताती है कि उसे आंट ने बता दिया था कि उसकी मॉम मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर फाइनली सैता रोने लगता है कि सैत्सुको को मालूम होने के बाद भी सैत्सुको ने सैता को परेशान नहीं किया और ना ही रोई। मैंने कहा था ना दोस्तों, बुरा वक्त आपको सब सिखा देता है और आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है। बाय द वे शुरू से अभी तक सैता भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इतना सब होने के बाद भी वो नहीं रोया और उसने हिम्मत रखी, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन को भी संभालना था। पर यहाँ पे वो रो दिया। बेचारा कब तक अपने आंसुओं को बहने से रोकता। इसके बाद सैता कहता है कि एक दिन वो लोग अपनी मॉम के ग्रेव में जरूर जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और सैता और सैत्सुको फार्मर के पास राइस लेने जाते हैं, पर फार्मर उन्हें मना कर देता है और बताता है कि वार टाइम की वजह से उसके खुद के लिए राशन कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अब और राइस नहीं दे पाएगा। सैता और सैत्सुको केव जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में वेजिटेबल्स का खेत दिखता है और वो दोनों उसमें से कुछ वेजिटेबल्स निकाल के ले आते हैं। सैता सैत्सुको के सर में पड़ी जुएं साफ कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सैत्सुको के रैशेस काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं और सैत्सुको काफी वीक हो गई होती है। सैता के पूछने पर सैत्सुको बताती है कि उसका पेट ठीक नहीं है क्योंकि उसका डायरिया नहीं जा रहा। जी हाँ दोस्तों, इस नन्ही सी जान को वीकनेस और रैशेस तो है ही और साथ में डायरिया भी हो गया है। सैता सैत्सुको के लिए मजबूरी में एक शुगर केन चुराने जाता है, लेकिन वहाँ का फार्मर उसे पकड़ लेता है। सैता किसी तरह भागते हुए केव तक आता है और उसके पीछे पीछे फार्मर भी आ जाता है और फार्मर आके देखता है कि सैता ने पहले भी उसके खेत से और भी वेजिटेबल चुराई हैं। तो सैता बार बार उस फार्मर को सॉरी बोलता है और कहता है कि ये सब उसने अपनी बहन के लिए किया है, लेकिन वो फार्मर सैता को बुरी तरह पीटते हुए पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस ऑफिसर एक अच्छा इंसान होता है और वो देखता है कि फार्मर ने सैता को काफी मारा है। पुलिस ऑफिसर फार्मर को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम पे माइनर को पीटने का केस दर्ज करूंगा। तो फार्मर डर के मारे वहाँ से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर सैता को समझाता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सैता बाहर आता है और देखता है कि सैत्सुको उसका पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर आ गई थी। सैता सैत्सुको से नजरें नहीं मिला पाता, लेकिन सैत्सुको उसके गले लग जाती है और ये देखे सैता बहुत रोने लगता है। तभी सैत्सुको कहती है कि अगर सैता को कहीं दर्द हो रहा है तो उसे डॉक्टर को दिखा के इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। और ये बात सुनकर सैता और भी ज्यादा रोने लगता है और सैत्सुको को गले लगा लेता है। दोस्तों सैता इसलिए रोने लगता है क्योंकि सैता सैत्सुको का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा था, लेकिन सैत्सुको ने जब सैता को रोते हुए देखा तो सैत्सुको ने कहा कि सैता को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। और बस यही सुन के इसलिए सैता और भी ज्यादा रोने लग गया कि सैत्सुको अपने इस भाई को कितना चाहती है। दोस्तों खाने की बहुत किल्लत होने की वजह से अब सैता एक नया आइडिया लगा लेता है। जब जब सायरन बजता है और बॉम्बिंग होती है तब लोग अपने घरों से निकल के शेल्टर में चले जाते थे, लेकिन सैता शेल्टर लेने के बजाय अपनी जान जोखिम में डाल के उन लोगों के घर में जाता है और जरूरी सामान और मेनली खाना चुरा के वापस अपने शेल्टर लाता है। दोस्तों ये सब भी सैता अपनी प्यारी छोटी बहन सैत्सुको के लिए ही कर रहा था। सैता सैत्सुको को अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है क्योंकि अब सैत्सुको और ज्यादा वीक हो गई थी और उसकी आईज भी डल हो गई थी। नेक्स्ट बॉम्बिंग में सैता कुछ किमोनो चुरा के आता है और उसके बदले राइस लेने की कोशिश करता है, पर उसे इसके बदले राइस नहीं मिलते। दोस्तों इसका मतलब अब सामान से ज्यादा इम्पोर्टेंट खाना हो चुका था। सैता के वापस आता है और उसे सैत्सुको एक जगह बेहोश मिलती है। एक बार को सैता सोचता है कि कहीं सैत्सुको मर तो नहीं गई है, क्योंकि उसके ऊपर मक्खी भिनभिना रही होती है। लेकिन डरते हुए जब सैता सैत्सुको को बुलाता है तो वो अपनी आंखें खोल लेती है। ये देख के सैता की जान में जान आ जाती है। इसके बाद सैता सैत्सुको को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर बताता है कि डायरिया और रैशेस और वीकनेस सब कुपोषण की वजह से हो रहा है। सैता डॉक्टर से कहता है कि सैत्सुको को डॉक्टर कोई दवा या इंजेक्शन दे दे, पर डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि इस लड़की को दवाइयों की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है। न्यूट्रिशन ही सैत्सुको की कंडीशन ठीक कर सकता है। तो ये सुन के फ्रस्ट्रेट होकर सैता डॉक्टर पे चिल्ला देता है कि मैं इस टाइम पे खाना कहाँ से लेके आऊँ। दोस्तों ये सीन भी कसम से यार रुला देने वाला था। वो बेबसी, मैं तो यही दुआ
दुआ करता हूँ कि कभी किसी को न सहनी पड़े। इसके बाद सहता हर जगह खाने की तलाश में सेत्सुको को गोदी में उठा के जगह जगह घूम रहा होता है। तभी सहता सेत्सुको को नीचे गिरी हुई बर्फ खिलाता है और पूछता है कि वो क्या क्या खाना चाहेगी। सेत्सुको कई चीजों का नाम लेती है और उसकी पसंदीदा फ्रूट ड्रॉप्स का नाम भी लेती है। तो सहता कहता है कि वो उनके बैंक में पड़े हुए और पैसे निकाल के सेत्सुको के लिए सब कुछ ले आएगा। लेकिन सेत्सुको रोने लगती है और कहती है कि सहता उसे अकेला ना छोड़े, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक्चुअली दोस्तों, खाने की तलाश में सहता को सेत्सुको को अकेले ही शेल्टर में छोड़ के जाना पड़ता था। सहता कहता है कि वो राइस ले आएगा और सेत्सुको को कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सहता बैंक से पैसे निकालने जाता है और उसे सुनने में आता है कि जापान ने वार में सरेंडर कर दिया है। सहता के पूछने पर बगल में खड़ा आदमी बताता है कि नेवी के सारे शिप्स डूब गए हैं, एक भी नहीं बचा। ये सुन के सहता घबराते हुए वहाँ से भागता है और कहता है कि डैड आई हेट यू। इसके बाद सहता अपने डैड की फोटो देखता है और कहता है कि इसका मतलब अब डैड भी मर चुके हैं। दोस्तों, मतलब अब सहता और सेत्सुको इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। सहता के जीने की आखिरी उम्मीद उसके डैड भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सहता के पहुँचता है और कहता है कि वो सेत्सुको के लिए खाने की चीजें खरीद के लाया है। सेत्सुको बेहोशी की हालत में टॉफी चूस रही होती है। सहता देखता है कि फ्रूट ड्रॉप्स के बॉक्स में मार्बल पड़े हुए हैं। तभी सहता सेत्सुको के मुंह में देखता है तो उसे पता चलता है कि सेत्सुको वो मार्बल ही चूस रही थी। सहता सेत्सुको के मुंह से मार्बल निकाल के सेत्सुको को उठाता है और उसको वाटरमेलन देने लगता है। लेकिन तभी सेत्सुको 2 पत्थर रखती है और कहती है कि ये स्टीम्ड राइस बॉल्स हैं और सहता इसे खा ले। यानी कि दोस्तों, अब बेचारी भूख की वजह से अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी थी। सहता दुखी होता है और वाटरमेलन काट के सेत्सुको के हाथ में दे देता है और थोड़ा सा उसे खिलाता भी है। सेत्सुको अभी भी आधी बेहोश होती है और सहता को थैंक यू बोलती है। सहता खाना बनाने बाहर जाता है और सेत्सुको अपनी आंखें बंद कर देती है। अब बैकग्राउंड में सहता की आवाज आती है और वो कहता है कि सेत्सुको उसके बाद कभी नहीं उठी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ये नन्ही सी जान इस दुनिया से हार गई। दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि इस टाइम सहता पे क्या गुजर रही होगी। पहले उसकी मॉम की डेथ हुई, फिर उसके फादर की, और अब जिसके लिए सहता जी रहा था अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, ये मूवी का वही पॉइंट है जिसने सबको रुला दिया। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। और दोस्तों, जितनी बार भी मैं इस मूवी को देखूंगा उतनी बार आई बेट मैं रोऊंगा। इसके बाद सहता सेत्सुको की बॉडी के बगल में लेटा रहता है और हमें उसकी सेत्सुको के साथ बिताई हुई मेमोरीज दिखने लगती हैं कि वो सेत्सुको से कितना प्यार करता था और अब उसके जाने के बाद कितना दुखी हो गया है। अगले दिन सहता एक बॉक्स खरीद के लाता है जिसमें वो सेत्सुको की बॉडी को रखता है और साथ में उसका सामान और उसकी डॉल भी रख देता है। लेकिन सहता फ्रूट ड्रॉप्स का बॉक्स अपने पास ही रख लेता है। सहता बॉक्स बंद करने से पहले एक बार और सेत्सुको को देखता है और बॉक्स बंद करके चारकोल में आग लगा देता है और सेत्सुको की बॉडी को जला देता है। जब तक आग जलती रहती है तब तक सहता वहीं बैठा रहता है। दोस्तों, अब सहता इस दुनिया में एकदम अकेला था, उसका कोई अपना नहीं था। अगले दिन सहता सेत्सुको की एशेज को उसी फ्रूट ड्रॉप्स के बॉक्स में भर के अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है और दोबारा कभी इस शेल्टर की तरफ नहीं आता। बस इसी समय सहता की भी कंडीशन खराब हो जाती है और एक स्टेशन पे उसकी भी डेथ हो जाती है। स्टेशन के सफाई वाले जब सहता को देखते हैं तो उसके हाथ में वही फ्रूट ड्रॉप्स वाला बॉक्स होता है और वो बॉक्स सफाई वाला उठा के बाहर फेंक देता है, जिससे सेत्सुको की एशेज वहीं गिर जाती है और वहाँ सेत्सुको की स्पिरिट आ जाती है। दोस्तों, यही वाले सीन्स हमें मूवी के स्टार्टिंग में भी देखने को मिलते हैं। सेत्सुको की स्पिरिट मरे हुए सहता को देख के उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सहता की स्पिरिट आके उसे रोक लेती है और वहाँ से ले जाती है। और उन दोनों की स्पिरिट अब एक ऐसे शहर की तरफ देख रही थी जो कि पहले से ज्यादा डेवलप हो गया है। और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो अभी बाकी है। दोस्तों, अब मैं आपको मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्टोरी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। हाँ, वर्ल्ड वार 2 तो सच में हुआ ही था, पर साथ ही दोस्तों ये एनीमे एक शॉर्ट स्टोरी आकियुकी नोसाका नाम की सेमी ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड है, जिसके राइटर की 2 सिस्टर्स वार के दौरान माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से मर गई थी और इनके अडॉप्टिव फादर भी वार बॉम्बिंग में मारे गए थे। इसका जिम्मेदार राइटर खुद को मानते हैं। दोस्तों, ये मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि जब बुरा वक्त आता है तब हमें अपनों का और परायों का ठीक से पता लगता है, और ये भी कि लाइफ में जीने के लिए सिर्फ प्यार जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सहता और सेत्सुको भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उनका प्यार उनकी बीमारी और उनकी भूख नहीं मिटा पाया। ये मूवी ये भी दिखाती है कि वार कितनी खतरनाक और दर्दनाक चीज होती है। दोस्तों, सहता और सेत्सुको तो एक फिक्शनल कैरेक्टर थे, पर रियलिटी में जब वर्ल्ड वार 2 अराउंड 1945 में एंड होने को आया था तब तक पूरे जापान में 1,50,000 टन्स बॉम्ब्स गिराए गए थे, जिसमें टोटल 3,30,000 लोग मारे गए थे। और ये तो सिर्फ डेड्स का डाटा है, बाकी सहता और सेत्सुको जैसे कितने लोग होंगे जो कि सरवाइव करते करते हार गए होंगे और इस दुनिया को छोड़ के चले गए होंगे। दोस्तों, आई जस्ट विश कि इस दुनिया को फिर से कभी वार ना झेलनी पड़े। वार इज नेवर अ सॉल्यूशन, इट्स द एंड। दोस्तों, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। आई होप कि सभी देश के लोग एक दूसरे से प्यार से रहें।
अगर कभी किसी देश की दूसरे देश से नोकझोंक भी हो जाए तो भी उसे पहले सहज रूप से शांत करने की कोशिश करें। वार ने कभी किसी का भला नहीं किया है, न ही वार शुरू करने वाले का और न ही वार खत्म करने वाले का। इस सब में पिसते तो बस हमारे देश के जवान और आम